ऑलराइट, सो आज का लेक्चर बेसिकली है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, विच इज IAS 16, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इन योर SBR एग्जाम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगेन ये वो स्टैंडर्ड है जो कि आप F7 के अंदर पढ़ चुके हैं। यू हैव स्टडीड दिस थिंग इन योर F7 एग्जाम, बट यहाँ पर भी ये स्टैंडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर उसी तरीके से टेस्ट हो सकता है जिस तरह आपके पास F7 में होता था। मतलब डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली इज गोइंग टू डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर भी SBR के अंदर ये स्टैंडर्ड काफी रूटीन में टेस्ट होता है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16। देखिए, जब आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे थे अपने बेसिक अकाउंटिंग के पेपर में, इधर इट वाज FA1 या F3, सो वहां पे आपने पढ़ा था कि एसेट्स की दो टाइप्स हैं, और ब्रॉडली आपने एसेट्स को दो कैटेगरीज में फॉल किया था। एक आपने कहा था जनाब नॉन करंट एसेट्स, और एक आपने कहा था कि करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स आपने कहा था कि वो एसेट्स हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, और ये एसेट्स जो हैं नॉट फॉर रीसेल, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए नहीं है, बल्कि यूज के लिए है। करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स आपको जो है वो रियलाइज हो जाते हैं, और हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री जो कि आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, या रिसीवेबल जो कि आप विद इन 12 मंथ्स रियलाइज कर लेते हैं। फिर हमने नॉन करंट एसेट की फर्दर दो टाइप्स पढ़ी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेसिक अकाउंटिंग। और हमने कहा था कि नॉन करंट एसेट की दो टाइप्स हैं, एक है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और एक है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, और हमने कहा था कि यार ये वो एसेट्स हैं जो कि बिजनेस यूज के लिए हैं, और इनटेंजिबल हमने कहा था विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस है, सच एज आपके पास गुडविल है, सच एज आपका ब्रांड है। अब ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अकाउंटिंग की कैटेगरी के लिहाज से जो हम पहले पढ़कर आ चुके हैं, दिस इज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। सिंपली दिस इज टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब टेंजिबल नॉन करंट एसेट जब आप F7 में आ गए थे, तो हमने फिर उसका एक लेवल पढ़ लिया था कि यार F3 में तो चलो हमने हर एसेट को कह दिया था कि बिजनेस यूज के लिए है, लेकिन एक्चुअली F7 में आके हमने पढ़ा कि यार टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स जो हैं उसमें जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी टेंजिबल नॉन करंट एसेट, तो यहाँ पे आपके पास फर्दर टाइप्स है। अगर आप IAS 16 की बात करें तो ये भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, लेकिन ये वो एसेट्स हैं जो कि हैं फॉर बिजनेस यूज। और टेंजिबल नॉन करंट एसेट में तो आपके पास IAS 40 भी है, लेकिन वो आपके पास है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, तो ये बात आपने याद रखनी है कि दीज आर द टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स में भी ये वो एसेट्स हैं जो कि आर फॉर द बिजनेस यूज। दीज आर नॉट द एसेट्स फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये वो एसेट नहीं है जिनको हमने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करना है, वो इन्वेंट्री होता है। दीज आर नॉट द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, क्योंकि वो IFRS 5 होता है। These are not the assets which are kept for investment potential or for rentals, क्योंकि वो IAS 40 होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। These are not the biological assets, क्योंकि वो IAS 41 होता है। These are not the intangible assets, क्योंकि वो IAS 38 होता है। But these are the property, plant and equipment, which is the assets, tangible non-current assets for business use. So classification is the first thing that you need to remember. पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो है classification. So property, plant and equipment, again from your basic accounting knowledge, is a tangible non-current asset. And these are the assets which are for the business use. अब business use का मतलब ये है
कि आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो यूज हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, सच एज यू हैव मशीनरी विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन, सच एज यू हैव जनाब अदर एसेट्स सच एज व्हीकल्स विच इज यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो ये पहली चीज है जो कि आपको याद रखनी है। So property, plant and equipment are the tangible assets and tangible non-current assets. ठीक है, ये बात याद रखेंगे। These are the tangible non-current assets with the following properties: held by an entity for use in the production or supply of goods or services, for rental to others or for administrative purposes. अच्छा, अब चलिए, तो आसान सी चीज है। यूज इन द प्रोडक्शन सच एज मशीनरी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज आपके पास व्हीकल्स वगैरह, ठीक है। फॉर रेंटल टू अदर, अब जब रेंटल की टर्म आती है तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको डायरेक्टली ले जाता है IAS 40 में, क्योंकि IAS 40 जो कि हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, IAS 16 के बाद, वो भी आपके पास टेंजिबल नॉन करेंट एसेट्स हैं, और वो प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग है विच इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और टू अर्न रेंटल्स। अब जब रेंटल की टर्म आती है तो स्टूडेंट उसको ले जाता है IAS 40 में। देखें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका रेंटल्स जो है वो आपका बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी कंपनी है जो जिनके पास बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, हैवी मशीनरी होती है कंस्ट्रक्शन की, जो रेंट पे देते हैं आप कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब आपकी कंपनी के पास मशीनरी है जो कि बड़ी हैवी मशीनरी होती है, एंड बिजनेस ये है कि आप उसको रेंट पे देते हैं टू कॉन्ट्रैक्टर जो कि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो। सो हमारा बिजनेस है रेंटल्स और हैवी मशीनरी कंपनी के लिए नॉन करंट एसेट हुई, और कौन सी हुई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। अब इसमें आपके इसमें सिंपली क्या है कि इसकी लाइफ और बेनिफिट इज मोर देन 1 ईयर। लाइफ या बेनिफिट इसकी जो है, क्योंकि अब लाइफ का मतलब हो सकता है कि एक एसेट की लाइफ हो 10 साल और आप उसको यूज करना चाहते हो 5 साल, तो हमारे लिए वो होगी जितना हम उसको यूज करना चाह रहे हैं, जितना बेनिफिट हम लेना चाह रहे हैं। सो लाइफ और बेनिफिट शुड बी मोर देन 1 ईयर। ये इसकी क्लासिफिकेशन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द रिकग्निशन। देखें, और इसमें सबसे पहली चीज आप हमेशा याद रखें कि जब हम रिकग्निशन की बात कर रहे हैं तो ये हमने इसको कहा है कि ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इसको मैंने इंटेंशनली गैप देके लिखा है। अब टेंजिबल का मतलब तो वही है कि इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। नॉन करंट का इसमें फीचर जो है वो है मोर देन 1 ईयर वाला। और एसेट का जो इसमें डेफिनेशन का मीट होना जरूरी है वो ये नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास, यानी हम इसको एसेट तब कहेंगे जब ये एंटिटी के लिए एक रिसोर्स है, ठीक है, एंड इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एसोसिएटेड, यानी वो रिसोर्स है जो कि एंटिटी के लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेकर आएगा। एंड सेकंड बात ये कि कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तब हम कहेंगे कि यार ये एसेट का क्राइटेरिया मीट हो। सो दीज टू थिंग्स आर द क्राइटेरिया ऑफ द एसेट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, अच्छा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरी नहीं है कि वो इन टर्म्स ऑफ इनफ्लोज ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई मशीनरी है, ठीक है, अब मशीनरी प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन मार्केट में जाके सेल होती है, ठीक है, ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच सेव्स यू इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। सो इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरी नहीं होता इससे यही मतलब हो कि आपको कोई पैसे आएंगे। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। These recognition criteria apply to subsequent expenditure as well, यानी subsequent expenditure का मतलब ये है कि जब initial expenditure के बाद
हम फर्दर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जिसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपके पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक आपके पास होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क करते हैं तब भी यही क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अगर आपके पास कोई मशीन है, अब आपने उसको अपग्रेड किया है, अपग्रेड करके उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, ठीक है, या एक्सटेंशन हो गई है, उसमें कोई एनहेंसमेंट होगी, इंप्रूवमेंट होगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब वो एसेट का क्राइटेरिया मीट करेगा, तुम उसको पार्ट ऑफ एसेट बनाएंगे। और अगर वो सिर्फ एक रिपेयर और मेंटेनेंस है देन वो डायरेक्टली एक्सपेंस आउट होगा। सो ये क्राइटेरिया इधर भी अप्लाई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अक्सर स्टूडेंट्स को इसके बारे में कंफ्यूजन होती है। स्मॉलर आइटम्स सच एज टूल्स may be classified as consumables and expense rather than capitalized. Where they are capitalized, they are usually aggregated and treated as one. देखिए, जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास किस टाइप की इक्विपमेंट। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, एक हेयर ड्रेसर है। अब आप एक हेयर ड्रेसर की बात करें या सलून की बात करें, बार्बर शॉप की बात करें, अब फॉर एग्जांपल उनके पास एक पूरी एक एलईडी लगी हुई है जो कि कस्टमर जब वहां पे बैठे होते हैं वेटिंग में तो वो देख रहे होते हैं। अब ये उनका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, बिजनेस यूज है, उनका फर्नीचर उनका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फिक्सचर एंड फिटिंग उनका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। लेकिन देन दे आर हैविंग सर्टेन टूल्स, फॉर एग्जांपल उनके पास डिफरेंट मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि वो यूज कर रहे हैं कटिंग्स के लिए, ठीक है, और वो मशीन्स जो हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन टूल्स को आप इस तरह से नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं करते, उनको कंज्यूमेबल्स ट्रीट करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंस आउट कर देते हैं। क्योंकि एक तो उनकी नेचर ऐसी होती है, एक तो इलेक्ट्रिक चीजें हैं, खराब भी जल्दी हो सकती हैं, फिर वो बहुत थोड़े अरसे के लिए आपकी उसमें इंटेंशन होती है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पूरी किट्स वगैरह हैं जिसमें डिफरेंट छोटे छोटे टूल्स हैं, फिर हम उसको क्लब करके वैल्यू करके एक चीज रिकॉर्ड करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपके पास एक पूरा जनाब बॉक्स है, सेफ्टी बॉक्स। अब सेफ्टी बॉक्स के अंदर डिफरेंट टूल्स है, तो उस सबको क्लब करके एक वैल्यू निकाल के आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये टूल बॉक्स है आपके पास। स्मॉलर आइटम्स सच एज टूल्स में बी क्लासिफाइड एज कंज्यूमर। नॉर्मली हम इनको क्या ट्रीट करते हैं, कंज्यूमेबल्स ट्रीट करते हैं। सो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसको लंबे अरसे के लिए यूज कर रहे हैं और डिफरेंट टूल्स है तो मिला के इसकी एक वैल्यू बना के देन हम उसको क्या कर लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं। सो टेंजिबल नॉन करंट एसेट हो या इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, उसका एसेट का क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे जनाब मेजरमेंट एट रिकग्निशन, जिसको हम इनिशियल मेजरमेंट भी कहते हैं। मेजरमेंट एट रिकग्निशन व्हिच इज आल्सो नोन एज इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट जो होती है वो आपकी होती है एट कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट के मेनली तो आप उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आपकी परचेज प्राइस है and plus any cost to bring the asset in the working condition. Simply purchase price plus any cost to bring the asset in the working condition. अब यहाँ पे इसकी काफी डिटेल मेंशन है आपके सामने। सबसे पहले लिखा है परचेज प्राइस, लेकिन इसमें से कोई रिबेट्स वगैरह जो हैं, डिस्काउंट्स वगैरह हैं, वो लेस करते हैं, नेट प्राइस लें, ठीक है। इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस जो होते हैं, जो कि आपको वापस नहीं मिलने हैं, जो वापस मिलने हैं वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि वो तो आपको अगेन वापस मिल जाना है। रिफंडेबल ड्यूटीज जो होती हैं वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। एंड देन प्लस एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन, यानी यहाँ पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन, सच एज एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आप वो एसेट खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप उसको खुद ही
डेवलप कर रहे हैं और उसमें आपके वेजेस वगैरह इन्वॉल्व हैं, साइट प्रेपरेशन है, साइट क्लियरेंस है, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, प्रोफेशनल फी है, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग है, वन ऑफ टेस्टिंग जो आप करवा रहे हैं प्रोफेशनल, ठीक है। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो खुद ही टेस्टिंग किए जा रहे हैं और फेल हुई जा रही है, उस पर कॉस्ट आई जा रही है और उसको आप कैपिटलाइज किए जा रहे हैं, नहीं, ये जो वन ऑफ टेस्टिंग है आपकी। और ये एक और बात यहाँ के हिसाब से याद रखिएगा, जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं और टेस्टिंग के दौरान अगर आप कोई यूनिट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, कोई कोई चीज बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, उसको टेस्ट किया आपने, कोई 2-3 यूनिट्स बना ली और वो यूनिट्स बाद में आप सेल कर देंगे, तो वो जो जितने के वो यूनिट्स बिकेंगे वो उसमें से लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आपके पास आई 100 की, और इसके दौरान आपने 3 यूनिट्स बना लिए, वो 3 यूनिट जो है वो एक यूनिट बिक जाएगा $10 का, तो आप $30 इसमें से लेस कर देंगे, जो $70 आपके पास आएगा, ये अमाउंट आपने कैपिटलाइज। इसी तरीके से साइट रेस्टोरेशन प्रोविजन अकॉर्डिंग टू IAS 37, मतलब इफ देयर इज लायबिलिटी, चाहे वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल है या वो आपकी जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, और आपने उस साइट को रीस्टोर करना है, डिसमेंटल करना है, डीकमीशन करना है बाय द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, तो उस पर जितना खर्चा आएगा आप उसको आज एस्टिमेट करेंगे, यानी बेसिकली वो एक फ्यूचर वैल्यू है। सो फ्यूचर वैल्यू विल बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। उस फ्यूचर वैल्यू को आपने क्या करना है, आज बैठ के एस्टिमेट करना है कि कितना खर्चा आएगा जब हम फ्यूचर में इसको रिस्टोर करेंगे, चाहे वो रेस्टोरेशन है, डीकमीशनिंग है, डिसमेंटलिंग है, एंड आज उसको रिकॉर्ड करेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू पर। और अगर आपने एसेट को कंस्ट्रक्ट किया है और उसके लिए लोन लिया है, तो फिर आपके पास जो बोरिंग कॉस्ट आएगी, दिस इज द बोरिंग कॉस्ट, उसको भी कैपिटलाइज करेंगे, और ये हम पढ़ेंगे जाके IAS 23 में। सो इफ यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ क्वालिफाइंग एसेट, और क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट किया लोन लेके, जैसा वेयर हाउस बनाया, सो प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि परचेज प्राइस प्लस एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन, और वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होनी चाहिए, वो संक कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो एबनॉर्मल नॉर्मल वेस्टेजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि वो चीजें आपने कैपिटलाइज नहीं करनी। फिलहाल हमारे पास एग्जांपल है डिसमेंटलिंग की, जिसको भी मैंने आपसे कहा कि अकॉर्डिंग टू IAS 37 आपने इसको इसकी प्रोविजन भी रिकॉर्ड करनी है, उसको एसेट भी रिकॉर्ड, यानी बेसिकली आप करेंगे क्या, आप डेबिट करेंगे एसेट को और क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग को, क्योंकि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड अमाउंट। ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होता है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज विद एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी सेटअप, यानी डेबिट एसेट क्रेडिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। द डिस्काउंट ऑन दिस लायबिलिटी वुड बी अनबाउंड, ये अनबाइंडिंग भी अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप F9 का अपना नॉलेज यूज करें कि जब आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं, तो आज तो आपने बुक्स में प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने पे यही वाली वैल्यू करनी होती है जो फ्यूचर वैल्यू है। सो सिस्टमैटिकली आप इसको दोबारा फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जाते हैं। सो ये जो सिस्टमैटिकली आप प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू पर लेकर जा रहे होते हैं, ये कहलाती है अनबाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। सो पहले आप डेबिट कर लेते हैं, एसेट क्रेडिट कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग ये प्रेजेंट वैल्यू होती है। फिर जब आप अनवाइंडिंग कर रहे होते हैं, तो आप डेबिट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, यानी ये फाइनेंस कॉस्ट चार्ज होती है, और क्रेडिट हो जाती है प्रोविजन, यानी प्रोविजन अकॉर्डिंगली बढ़ती जाती है, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया होता है और आपने पे वही वैल्यू करनी होती है जो फ्यूचर वैल्यू।
This means that liability increases by interest rate each year with the increase taken to finance cost. ये डबल एंट्री मैंने यहाँ पर मेंशन कर. तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं आप? सिंपली प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर माइनस एन. ये इसका फॉर्मूला. एग्जाम्पल है हमारे पास. इफ एन ऑयल रिग वॉज बिल्ट इन द सी, the cost to be capitalized is likely to include the cost of constructing the asset and the present value of the cost of dismantling it. If the asset costs 10 million to construct, ये इसकी construction की cost है, and would cost 4 million to remove in 20 years, then the present value of dismantling cost must be calculated. अब आपने करना ये है कि तो simply आपके पास ये 10 मिलियन तो आपकी कॉस्ट है, प्लस ये 4 मिलियन आपकी रेस्टोरेशन कॉस्ट है. इसको आपने क्या करना है? इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना. इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% और कितने ईयर से 20 ईयर, तो सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन. अब फ्यूचर वैल्यू आपकी कितनी है? 4 मिलियन है. फॉर एग्जाम्पल हम इसको 000 में ले लेते हैं. 4 मिलियन. 1 प्लस आर इंटरेस्ट रेट कितना है? 5%, तो 0.05. एन है नंबर ऑफ ईयर्स यानी -20. सो आपके पास जो अमाउंट निकल आएगी वो निकल आएगी जनाब, ये दिस इज द अमाउंट. यानी 4 मिलियन को अगर आप देख लें टोटल 40 लाख है, तो 40 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो है 15,07,558 1507558. सो एंट्री क्या पास करेंगे? डेबिट एसेट और क्रेडिट प्रोविजन. ठीक है. और टोटल अमाउंट कितनी कैपिटलाइज होगी? 10 मिलियन प्लस दिस अमाउंट. ये बन जाएगी एसेट की कॉस्ट. फिर आपने इसको अनवाइंड करना है. अब देखिए ये तो आज वैल्यू है, 1 साल बाद इसको हम अनवाइंड करेंगे तो इसी को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो वैल्यू आ गई ये आपके पास. अब इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट प्रॉफिट और लॉस यानी फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, और इस अमाउंट से आपकी प्रोविजन इंक्रीज हो जाएगी. यानी आप सिंपली इसको इस तरह देख लें कि आप प्रोविजन का एक अकाउंट बना लेते हैं, टी अकाउंट, और यू समझ लें कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया था? 1507558. अब फिर प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट और लॉस की वजह से 75378. तो क्लोजिंग आपकी प्रोविजन होगी 1582936. ये अगले साल की ओपनिंग प्रोविजन बन जाएगी 1582936. फिर इसका 5% इसमें ऐड होगा, तो 20 साल बाद ऑटोमेटिकली ये अमाउंट बन जाएगी 4 मिलियन. सो दिस इज कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन किस तरह उसको फिर हम करते हैं जनाब अनवाइंड. एक और एग्जांपल. एन एंटिटी बिल्ड्स अ रिसर्च सेंटर इन द रेन फॉरेस्ट एट cost of 2,50,000, having signed a contract with the local government to dismantle the center and to restore the land after 10 years, and at an estimated cost of 100,000. So 100,000 is the future value. Discount rate is 5%. So again, what you're going to do is calculate the present value. Present value equals to future value 1 plus r raised to power minus n. So the future value is 100,000. R is, again, you have 0.5% minus 10. So the present value is 61,391. Double entry होगी debit asset credit provision for dismantling. तो टोटल एसेट की कॉस्ट जो आ जाएगी वो 2,50,000 प्लस द रेस्टोरेशन कॉस्ट इज 311,391. एंड देन आपको इसको क्या करना है? अनवाइंडिंग करनी है. सो जो आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया उसको इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें 3070, एंड इसको आप फाइनेंस कॉस्ट ट्रीट करेंगे और प्रोविजन को बढ़ा देंगे टी अकाउंट के. सो थिंग्स दैट शुड नॉट बी कैपिटलाइज, सिंपल सा असूल ये है कि जो चीजें इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं या आपके पास संग कॉस्ट है या आपके पास ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट है,
इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना। The following costs will not be part of the cost of the property, plant and equipment unless they can be attributed directly to the assets acquisition or bringing it into the working condition। क्योंकि जनरल असूल हमने पढ़ा था कि आपने कौन सी चीजों को कैपिटलाइज करना है, आपने परचेज प्राइस प्लस एनी डायरेक्ट कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन। तो अब अगर आपके पास कोई भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली आप एलोकेट नहीं कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं कर सकते एसेट की कॉस्ट को एसेट्स की एक्विजिशन से रिलेटेड या उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उस सब को आपने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। जिस तरह फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, जिस तरह आपके पास स्टार्टअप एंड सिमिलर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट होगी क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, इसी तरीके से स्टाफ की ट्रेनिंग है। ये वो चीज़ें जो आपने कैपिटलाइज नहीं करनी, स्टाफ की ट्रेनिंग भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे कि अगर उस एसेट को यूज करने के लिए आपने स्टाफ को ट्रेन किया है। इसी तरीके से आपके पास जो रिफंडेबल ड्यूटीज होंगी ये भी आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो ये एक लिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड्स कह सकते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, स्टार्टअप एंड सिमिलर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट को, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को, स्टाफ की ट्रेनिंग के कॉस्ट को, रिफंडेबल ड्यूटीज को एटसेट्रा, इन चीजों को हमने कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है जी। इन द केस ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, अगर आपने एसेट खुद बनाया है, द सेम प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड एज फॉर द एक्वायर्ड एसेट। उसमें भी आप जो चीजें कैपिटलाइज करेंगे जो कि डायरेक्ट लेबर होगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट मटेरियल होगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, लेकिन उसके अंदर भी आप अपने लिए मार्जिन खुद से ऐड नहीं करेंगे कि अगर मैं ये बना के बेचता तो उसमें फिर ये मार्जिन भी मैं ऐड करता, यानी प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐड करता, तो वो मार्जिन आप जो है वो ऐड नहीं करेंगे। If the entity makes similar assets during the normal course of business for sale eternally, then the cost of the asset will be cost of its production under IAS 2। This also means that abnormal cost, यानी जो आपने वेस्ट की है लेबर मटेरियल या अदर रिसोर्सेज, वो भी आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे एबनॉर्मल कॉस्ट भी आप एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। An example of self-constructed asset is when building company built its own head office। तो आप जो है वो अपने लिए अगर कोई एसेट खुद से बनाते हैं तो सेम प्रिंसिपल के तहत whatever you have incurred the expenses directly, whether it is direct material, direct labor, direct expenses, variable overheads, you're going to capitalize it. But remember, we are not going to take abnormal wastages, abnormal cost. We are not going to add the margins as well। एग्जाम्पल है समझने के लिए कि कौन सी चीज हम कैपिटलाइज करेंगे एंड कौन सी चीज हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो दिस इज द एग्जाम्पल इन नेक्स्ट पेज पे यू हैव द सॉल्यूशन। An entity started construction on a building for its own use। अब यूज की बात आई है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस यूज या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। On 1st April 2007 and incurred the following cost। The following information is also relevant। Material costs were greater than anticipated। On investigation, it was found that material costing 10 million had been spoiled and therefore wasted, and a further 15 million was incurred as a result of the faulty design work। यानी ये आपके right hand side पे there is some information which is purchase price of land, stamp duty, legal fees, site preparation and clearance, material, but material के साथ एक और नोट भी है। Similarly labor के साथ भी एक और नोट है हमारे पास। Architect's fee and general overheads। Material costs were greater than anticipated। Material की cost यहाँ पे 100,000 है। On investigation, it was found that material costing 10 million had been spoiled and therefore wasted। इसका मतलब है कि इस 100,000 में से 10,000 का मटेरियल वेस्ट हो गया, which is abnormal cost, and further 15 million was incurred as a result of the faulty design work। अब ये आपकी अपनी मिस्टेक है कि आपने डिजाइन ठीक नहीं बनाया और उसकी वजह से 15 मिलियन जो है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। सो 100,000
में से जो 10,000 है दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट, एंड 15 मिलियन जो है वो वेस्ट हो गया है। अब वेस्ट हो गया तो दैट इज योर ओन फॉल्ट, फॉल्टी डिजाइन वर्क की वजह से। As a result of these problems, work on the building ceased for a fortnight during October 2007, and it is estimated that approximately 9 million of the labor cost relate to this period. और इस एक महीने के अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई, इसका मतलब, और उसमें से जो आपका 1,50,000 है, इसके अंदर से 9 मिलियन जो है वो उस पीरियड की लेबर कॉस्ट है। The building was completed on 1st July 2008 and occupied on 1st September 2008. तो आप निकालें जनाब कौन सी कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज करना। अब देखें इसमें से आपके पास जो सीधी सीधी सिंपल सिंपल कॉस्ट हैं, परचेज प्राइस, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल फीसेस, ये सब कैपिटलाइज होंगी। सो परचेज प्राइस भी कैपिटलाइज होगी, स्टाम्प ड्यूटी भी, लीगल फीसेस भी, साइट प्रिपरेशन क्लियरेंस भी। मटेरियल 100,000 है, इसमें से हम वो 25,000 निकाल देंगे, ये 10,000 वेस्टेज का और 15,000 फॉल्टी डिजाइन वर्क का, 75 कैपिटलाइज कर लेंगे। 1,50,000 में से 9,000 जो कि वेजेस हैं, जो कि हॉल्टेड पीरियड की हैं, ये भी निकाल लेंगे, 141 कैपिटलाइज कर लेंगे। आर्किटेक्ट फी कैपिटलाइज कर लेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन जनरल ओवरहेड्स ये हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। सो 5,19,000 इज द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड। अब आ जाते हैं जनाब हम सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर पे। ऑलरेडी जो हम इनिशियल कॉस्ट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको इसका एक फ्लेवर दिया था कि यार सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखें, एक्सपेंडिचर आपके पास दो टाइप्स के हैं, जो कि आप अपने अर्लियर अकाउंटिंग पेपर्स में पढ़ के आ रहे हैं। एक आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और एक आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस आउट करते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस लिए होता है? दिस इज रिलेटेड टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी अगर आप नॉन करेंट एसेट पे कोई सबसीक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं which is related to the repairs and maintenance, and capital expenditure related होता है जो कि उसकी extension, enhancement, modernization, upgradation. So subsequent expenditure on the property, plant and equipment should only be capitalized कब? जब कोई economic benefit enhance हो जाएगा, और वो enhance कभी होगा? जब capital expenditure होगा। So capital expenditure आपने हमेशा capitalize करना है in the statement of financial position। और ये किस चीज से रिलेटेड है? ये आपके पास एनहेंसमेंट, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, इम्प्रूवमेंट, मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, एक्विजिशन, ये जितनी भी चीजें, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दीज शुड बी कैपिटलाइज्ड। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हैं? यू डायरेक्टली एक्सपेंस इट आउट। It relates to an overhaul or required major inspection of the asset। अब ये जो मेजर इंस्पेक्शन, ये ओवरहॉल की कॉस्ट है, इसको आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे एज अ सेपरेट टॉपिक। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल एसेट की कोई मेजर इंस्पेक्शन करी, जैसे प्लेन्स होते हैं, आप दे आर आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ फ्लाइंग ओवर्स दे आर बीइंग रिक्वायर्ड टू ओवरहॉल। सो ओवरहॉल अगर आपने कंडक्ट करवाई है मेजर इंस्पेक्शन, उस पे आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है, तो वो भी हम कैपिटलाइज करते हैं एंड देन उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं टिल नेक्स्ट ओवरहॉल। फॉर एग्जाम्पल, एक एसेट आपके पास जिसको जिसको आपने हर 5 साल बाद ओवरहॉल कराना है, अब उसको 5 साल बाद आप मेजर इंस्पेक्शन कराते हैं, ओवरहॉल करते हैं, देन वो 5 साल के एक्सपेंडिचर को आप कैपिटलाइज कर लेते हैं और फिर उसको 5 सालों पे स्प्रेड कर। इस तरह अगर बेसिस आपकी फ्लाइंग ओवर्स हैं कि आपने हर इतने हजार फ्लाइंग ओवर्स के बाद उसकी मेजर इंस्पेक्शन करानी है, तो फिर उसको जितने साल में फ्लाइंग ओवर यूटिलाइज होते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल major inspection,
after every 20,000, say example, flying hours. So आपने इस पे एक्सपेंडिचर इनकर किया से फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का, तो अब आपने इस साल यूज किए तो 5,000 ओवर्स, सो आप क्या करेंगे 5,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, ये आप डेप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपने 10,000 यूज किया, सो 10,000 डिवाइड बाय 20,000 इनटू 1 मिलियन, इस तरह इस बेसिस पे आप इसको फिर डेप्रिशिएट करते हैं। या फिर आपने कोई रिप्लेसमेंट किया, इट इज रिप्लेसिंग अ कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एसेट, यानी आपने कोई कंपोनेंट रिप्लेस कर दिया। दिस कैन ओनली बी कैपिटलाइज इफ द ओरिजिनल कंपोनेंट हैज बीन रिटन ऑफ, यानी आप कॉम्प्लेक्स एसेट क्या होता है कि जिसके कॉम्प्लेक्स एसेट वो एसेट होता है जिसकी तमाम फीचर्स जो हैं उनकी डिफरेंट यूजफुल लाइफ है, तमाम कंपोनेंट्स की डिफरेंट यूजफुल लाइफ, उसको कॉम्प्लेक्स एसेट कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स एसेट मींस कंपोनेंट्स हैविंग different useful life. This is known as the complex asset. So आप subsequent expenditure को capitalize करते हैं अगर वो capital expenditure है और उसकी फिर पूरी लिस्ट है, और enhancement, extension, expansion, improvement, modernization, upgradation, acquisition, या वो फिर आपके पास major inspection या overhaul वाला expenditure है, उसको भी हम capitalize करके फिर overhaul के period पे depreciate कर देते हैं। What is depreciation? Allocation of cost, यानी 20,000 को spread कर देते हैं, 20,000 पे जो कॉस्ट आई है 1 मिलियन उसको स्प्रेड कर देते हैं ओवर द फ्लाइंग ओवर्स या जो भी बेसिस होंगे। या तीसरी बात ये है कि आपने क्या किया है कि कोई कंपोनेंट को कॉम्प्लेक्स एसेट के रिप्लेस कर दिया। बाकी जितने भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होंगे वो सब एक्सपेंस आउट होंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि वो एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता। Now we have an example. A piece of machinery has an annual service costing 10,000. During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more units of product per hour. तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगी, अपग्रेडेशन हो जाएगी कि आप उसको रिप्लेस करेंगे, इंजीनियरिंग मीनिंग दैट इट विल वर्क फास्टर, सो इसका मतलब है कि अपग्रेडेशन, इंप्रूवमेंट and produce more units of product per hour. The cost of replacement part is 20,000. Would this expenditure be treated as the capital or the revenue expenditure? So पहला expenditure क्या, piece of machinery as an annual service costing 10,000. So जो repair and maintenance है, service comes under repair and maintenance. So this 10,000 is going to be expensed out, but this 20,000 is a capital expenditure as it meets the definition of the capital expenditure and should be capitalized in the statement of financial position. Now we'll be talking about the exchange of assets. For example, एक एसेट आपने दे दिया, उसकी जगह दूसरा एसेट ले लिया। अगेन अब जिस एसेट को आप ले रहे हैं उसकी जो भी फेयर वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। सो आप फेयर वैल्यू पे इस ट्रांजैक्शन को मेजर कर लें। सिंपली जो एसेट आपके पास नया आ रहा है और whatever the value of that asset is, आप वो आपके लिए कॉस्ट पर। IAS 16 specified that the exchange of the item of property, plant, equipment, regardless of whether it's similar, are measured at the fair value. Unless the exchange transaction lacks commercial substance, the fair value of neither of the assets can be measured reliably. अगर दोनों assets की जो आप exchange में दे रहे हैं और ले रहे हैं दोनों की fair value measure नहीं की जा सकती, फिर क्या करेंगे? फिर जो आप एसेट दे रहे हैं उसकी जो कैरिंग अमाउंट है, उसकी जो बुक वैल्यू है, जो आप एसेट दे रहे हैं इन एक्सचेंज, उसकी जो बुक वैल्यू है वही नए आने वाले एसेट के लिए कॉस्ट बन जाएगी। सो जनरली आप इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर ऐसा ना हुआ कि उसकी फेयर वैल्यू नहीं है अवेलेबल, देन यू विल बी रिकॉर्डिंग द वैल्यू
ऑफ एट बुक वैल्यू, जो भी आप एसेट दे रहे हैं उसकी जो भी कॉस्ट है. Now the depreciation, this thing you have studied many times in your basic accounting paper. So depreciation is the allocation of cost over its useful life. So systematically जब आप allocate कर रहे होते हैं cost को, so systematic allocation of cost over its useful life. Systematic allocation of cost over its useful life is depreciation. अब depreciation की बहुत ज़्यादा methods हैं, लेकिन मेन जो दो मेथड्स हैं, एक आपके पास है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक आपके पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. अब ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ. Cost minus residual value over useful life is the formula. Reducing balance method का फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपकी डेप्रिसिएशन आती है, सो कॉस्ट इनटू परसेंटेज जो भी डेप्रिसिएशन की होगी, तो ये डेप्रिसिएशन निकल आएगी. सेकेंड ईयर एंड सब्सीक्वेंट ईयर्स में आप क्या करेंगे? आप लेंगे कैरिंग वैल्यू या नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज, तो डेप्रिसिएशन निकल. यानी पहले साल में डेप्रिसिएशन निकलती है कॉस्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज, और दूसरे सालों में नेट बुक, यानी नेट बुक वैल्यू मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. सो ये बात याद रखें, स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, and in reducing balance method it is going to be different every year, because हम कॉस्ट पे नहीं कर रहे बल्कि कैरिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करें. इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास ऐसा एसेट है जो कि आप थ्रू आउट द लाइफ उसका सेम यूज करेंगे, एवरी ईयर इट इज गोइंग टू बी यूज इन द सेम वे, then you should choose the straight line method. And if you think you have an asset which will be used more in the earlier years and less in the later years, so it should be depreciated more in the initial years and less in the later years, तो आप उसके लिए reducing balance method use करें. So you have to remember one thing, that it looks like that you are choosing, it looks like that you are choosing between depreciation methods. So it seems that this is an accounting policy, but an accounting estimate. So ये confusion आपके mind में नहीं होनी चाहिए. ये confusion आती यहाँ पे है कि depreciation policy लिखा होता है. So because you are choosing between the methods, so student think कि यार ये accounting policy है. Now this is not the accounting policy. This is an accounting estimate, and this is being discussed under IAS 8. So ये बात याद रखिएगा कि depreciation is an accounting estimate. How many years you are going to use it, this is an accounting estimate. The residual value you are using, वो भी accounting estimate है. And whether you are choosing between straight line method and reducing balance method, ये भी accounting estimate. I can write these three things to release your ambiguity. The first thing is the depreciation itself is an accounting estimate. The second thing is the residual value or the scrap value is an accounting estimate. And last but not least, choosing between methods is also an accounting estimate. That means
कि अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज किया जा सकता है. सो अकाउंटिंग एस्टिमेट can be changed, yeah, revised is the appropriate term. Accounting estimate can be revised if there is a genuine change. Genuine change का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आपने उस एसेट पे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर दिया कि अब आपको लगता है कि यार इसकी लाइफ बढ़ गई है, या यूज़ की पॉलिसी आपने अपनी चेंज कर ली. पहले आप समझते थे 5 साल यूज़ करेंगे, आपको लगता है अब 8 साल यूज़ करेंगे, या उस एसेट की मार्केट में वैल्यू चेंज होगी जिसकी वजह से आप रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर रहे हैं. सो कोई भी जेन्युइन चेंज हो तो अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज किया जा सकता है. And the double entry is quite simple. Debit depreciation, that means an expense will be charged in the profit or loss, and credit accumulated depreciation. So you are accumulating year by year depreciation so that you can calculate the carrying value of an asset anytime. Change in depreciation estimate, I have already discussed this thing. You can change the depreciation estimate as per IAS 8. Accounting estimate can be changed only if there is a genuine change. So अगर genuine change आया है तो आप उसकी life भी change कर सकते हैं, residual value भी change कर सकते हैं, but it should be a genuine change. और ये change हमेशा याद रखिएगा कि ये जो according to IAS जब change apply होता है तो this is applied prospectively. Change in accounting estimate का जो change होता है, change is applied prospectively. का मतलब है कि now and future. पास्ट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा. ये ना हो कि आप पास्ट की फिगर्स भी चेंज कर रहे हैं. नो, पास्ट में आप कोई चेंजेस नहीं लाएंगे. Again, you have an example. An asset was purchased for 100,000 on 1st January 2005 and straight line depreciation of 20,000 per annum is being charged. 5 year no residual value. कितने का परचेज किया है? 100,000 का परचेज किया है, 1st January को किया है, और लाइफ है 5 years. और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन सिंपल है क्योंकि आप इसको 100,000 को 5 पे डिवाइड करें, so it will give you 20,000 per annum. The annual review of the asset lives is undertaken for this particular asset. The remaining useful life as at 1st January is now 8 years. So आपने 1st January को इसका रिव्यू कंडक्ट किया, यानी 1st January को कितने साल गुजर चुके थे? 5 and 6, 2 years. So 2 years की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी होगी? 40,000. उस स्टेज पे एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? 60,000, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं. अब आपको लगता है कि इस एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है वो कितनी है? वो 8 ईयर्स है. तो अब आप जब चेंज करेंगे, सो डेप्रिसिएशन नाउ should be charged on carrying value and remaining useful life. So remaining useful life यहाँ कितनी है? अब now 60,000 divided by 8. So now onwards depreciation is going to be 7,500. Previously it was 20,000. Now we'll be talking about depreciation of complex asset. I have already told you complex asset क्या होता है कि जिसके components की different useful life होती है. Components having different useful life. जैसा plane होता है, अब एक airplane है, airplane है, उसके 2 engines होते हैं, then interior है, exterior है, navigation है, IT systems हैं. So everything is having different useful lives, and so the depreciation will be charged separately. क्योंकि हम पूरे प्लेन को एक साथ डेप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हर कंपोनेंट की डिफरेंट यूजफुल लाइफ. सो विल बी टेकिंग ऑल दोस कंपोनेंट्स. एक स्केड्यूल हम बना लेंगे, एक चार्ट हम बना लेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास इंजन 1, इंजन 2, इंटीरियर
exterior or navigation, for example, and then you take the cost, you write all those things, then you take the depreciation, you write all those things, then you take the carrying value, and जो collectively figure आएगी वो फिर आपके asset में रिकॉर्ड हो जाएगी. Measurement subsequent to the initial recognition. देखिए initially तो हमने cost पे रिकॉर्ड कर लिया था, आगे क्या करेंगे IAS 16 क्या कहता है, यानी इनिशियली तो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, अब जब साल गुजर जाएगा, ईयर एंड आ जाएगा, तो अब किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे. सो इट हैज सजेस्टेड टू मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल का सिंपली मतलब ये है कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉसेस. अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में फर्क क्या है. ऑल्दो वी आर हैविंग अ सेपरेट स्टैंडर्ड फॉर द इम्पेयरमेंट, बट वी विल बी गेटिंग अ फ्लेवर ऑफ दिस थिंग ओवर हियर. कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, इज अ सिस्टमैटिक allocation of cost over useful life. ये एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है. फॉर एग्जांपल आपने 100,000 का एक एसेट लिया, 5 साल उसकी लाइफ है, सो यू नो एवरी ईयर यू विल बी राइटिंग ऑफ 20,000 इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और ये 20,000 हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस करता जाएगा. इम्पेयरमेंट जो है ये अदर देन डेप्रिसिएशन है. पहली चीज, ये भी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करेगी. दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये सिस्टमैटिक नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट सिस्टमैटिक. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एसेट परचेज किया, लेट्स से एन एयर कंडीशन आपने परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी, अज्यूम कर लेते हैं कि वो सेंट्रलाइज एसी था पूरी कंपनी के लिए, से $100,000 का, एंड उसकी जो यूजफुल लाइफ थी वो थी 5 years. अब फर्स्ट ईयर के एंड पे, बाय एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होगी, 80,000. और इस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू जो है, ये नया एसी अब हो चुका है 70,000 रुपए का, 70,000. So you have bought it 1 year before for 100,000, and now the carrying value is 80,000, but this new AC has now become in the market available for $70,000 only. So ये जो रिडक्शन आई है एसेट की वैल्यू में, ये है इम्पेयरमेंट. नाउ आप क्या करेंगे, नाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग द एसेट एट 70,000, एंड यही वैल्यू जो है, ये जो 10,000 आ गई इम्पेयरमेंट, अब 70,000 को आप रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो डेप्रिसिएशन एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है, इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स पर होती है, और ये इंडिकेटर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन तो आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से लेके चल रही है, लेकिन अगर आपका एसेट डैमेज हो गया तब तो उसकी वैल्यू लूज हो गई, लेकिन ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये अनसिस्टमैटिक, और ये इम्पेयरमेंट कहलाती है. अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गई, या आपने अपनी यूज की पॉलिसी चेंज कर ली, या वो ऐसे रिडंडेंट पड़ा हुआ है, या उसके फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट चेंज हो गई, या 36 में जाके पड़ेंगे, सो ये इम्पेयरमेंट. सो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट. एंड देन यू हैव रिवैल्यूएशन मॉडल, जिसमें हम एसेट को मार्केट वैल्यू पे ले जाएंगे, रीवैल्यूड अमाउंट पे ले जाएंगे, और फिर उसमें से सबसीक्वेंट डेप्रिसिएशन लेस करेंगे. इस पॉइंट को भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं. रीवैल्यूड अमाउंट विच इज गोइंग टू बी द मार्केट वैल्यू. अब आप चूज कर रहे हैं बिटवीन कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल, कि आप अपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे या रीवैल्यूएशन मॉडल पे. इफ यू थिंक कि आपके पास एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू चेंज होगी मार्केट के अंदर ऑन ईयर बाय ईयर बेसिस, वोलेटाइल है, then you keep it on the revaluation model. But if you think you have an asset जो कि value systematically lose करेगा, such as machinery है, so you record it on the cost model.
Now you are choosing between the models. So this is actually an accounting policy. This is an accounting policy. Alright, revalued amount, which is the market value, आप उसको जब भी revalue करेंगे उसको market value पे ले जाएंगे, and less subsequent depreciation. ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है subsequent depreciation. भाई subsequent depreciation का क्या मतलब है? ये बात याद रखिए कि जब भी हम revaluation करते हैं, previous depreciation is de-recognized. क्योंकि ये एंट्री हम पढ़कर आए हैं, हमने F3 में भी पढ़ा था कि डेबिट करते हैं हम एसेट को, डेबिट करते हैं हम accumulated depreciation को, और क्रेडिट करते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को, या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चला जाता है। सो जब भी रीवैल्यूएशन करते हैं तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन को डी रिकग्नाइज कर देते हैं। जब हम डी रिकग्नाइज करते हैं तो नई डेप्रिसिएशन तो रीवैल्यूड अमाउंट पर चार्ज होगी एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, इसलिए उसको सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन कहा जाता है। So these are the formats right in front of you. Cost minus accumulated depreciation minus accumulated impairment loss gives you the carrying value. And here you have the market value less subsequent depreciation and subsequent impairment losses, because subsequent अब इसको इसलिए कह रहे हैं कि whenever we do the revaluation, previous depreciation is being de-recognized and new depreciation is being charged on the revalued amount and remaining useful life. Now the revaluation has certain principle. First of all, it should be done by the independent valuer. The company cannot value their assets itself because obviously they are going to be biased. Unbiased होके उन्होंने revaluation करनी है, so it should be done by the independent valuer. Property, plant, equipment may be carried out revalued amount less subsequent depreciation. This is the revaluation model. तो जब आप भी revaluation करेंगे, so you have to make sure कि आप उसको sufficient regularity के साथ कर रहे हैं। सिंपली इसके बारे में स्टैंडर्ड ये कहता है कि गाइडलाइन ये है कि आप उसको इस तरह रिवैल्यू करें कि उसकी मार्केट वैल्यू और कैरिंग वैल्यू में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना आए। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, हर साल सिग्निफिकेंट अमाउंट चेंज करते हैं, एवरी ईयर वी कैन वैल्यू दैट। सम एसेट्स आर नॉट टू मच वॉलेटाइल, so we can value them after every 3 or 5 years, but it should be done with sufficient regularity so that there is no difference between no material difference between the carrying value and the fair value. और जब आप उसको रीवैल्यू कर लेंगे तो उस क्लास के तमाम एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे, एंटायर क्लास शुड बी रीवैल्यूड एंड देयर शुड बी नो चेरी पिकिंग। चेरी पिकिंग का मतलब क्या होता है कि ये ना हो कि अपने पसंदीदा एसेट्स को आप रीवैल्यू कर लें और बाकी को छोड़ दें। मतलब पसंदीदा मीन्स जिनकी वैल्यू बढ़ रही है, you choose those assets and revalue it and बाकी को ignore. So if you're valuing vehicles, so all vehicles will be revalued. If you are valuing building, all buildings will be revalued. If you are valuing machinery, all machinery will be revalued. And now the depreciation will be charged on the revalued amount and remaining useful life. So how you account for the revaluation? First of all, you need to calculate the carrying value. ये बात याद रखिएगा जब भी revaluation कर रहे हैं, so carrying value at revaluation date आपको चाहिए, क्योंकि ये मिड ईयर भी हो सकती है रिवैल्यूएशन। सो फिर आप डेप्रिसिएशन को प्रो रेटा करके कैरिंग वैल्यू निकालेंगे, एंड देन यू आर गोना कंपेयर इट विथ मार्केट वैल्यू, और जो भी गेन और लॉस आएगा विल बी रिकॉर्डेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सो एंट्री क्या होगी? डेबिट एसेट, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम प्रीवियस डेप्रिसिएशन को डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एंड क्रेडिट कर देंगे आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को। सपोज करते हैं कि एक एसेट आपने लिया 100,000 का, कॉस्ट थी उसकी $100,000, और ये आपने परचेज किया 1 जनवरी 20x5 को। उसकी जो लाइफ थी वो थी 10 years। आपने इस एसेट को रीवैल्यू किया
किस डेट पे? 31 दिसंबर 20x7 पे, और ये मार्केट में हो गया 1,20,000 का। तो सबसे पहले आपको निकालनी है कैरिंग वैल्यू एट रीवैल्यूएशन डेट। किस डेट पर रीवैल्यू हो रहा है? 31 दिसंबर 2007। तो 567 3 साल गुजर गए। सो 100 माइनस 30, कैरिंग वैल्यू होगी 70,000। Then you are going to compare it with the revalued amount, which is 1,20,000. So this 50,000 is the gain which will be recorded. Now entry क्या होगी ये मैं समझाने के लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए डेबिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, वो थी 30,000, वो डी रिकग्नाइज हो जाएगी। क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि आपके आया 50,000 का। अब एसेट कितने से डेबिट हो रहा है? 20,000 से। स्टूडेंट क्या करते हैं? 50,000 से एसेट को डेबिट कर देते हैं। ये बात याद रखें कि एसेट लेजर में कॉस्ट पर आ रहा होता है। सो मूवमेंट लेजर टू रीवैल्यूड अमाउंट है, यानी एसेट लेजर के अंदर कॉस्ट पे शो हो रहा होता है। सो ये मूवमेंट 100,000 टू 120,000, इसलिए 20,000 का इंक्रीज आएगा। सो वैसे भी आप एसेट को एज अ बैलेंसिंग फिगर जब रिकॉर्ड करेंगे तो सही एंट्री रिकॉर्ड होगी। अब जब आपकी डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर में कौन सी ईयर की होगी? वो फॉर एग्जांपल आपके पास होगी 31 दिसंबर 20x8 की जो डेप्रिसिएशन होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी? 1,20,000 डिवाइड बाय हाउ मच इज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ? 7 years. So 1,20,000 divided by 7. This is going to be the new depreciation. Recognizing revaluation gains and losses. Revaluation gain का तो मैंने आपको सिंपली बता दिया कि revaluation gain straight away आपके revaluation surplus या statement of change in equity में and statement of profit loss and other comprehensive income में OCI में रिकॉर्ड हो जाएंगे, because these are unrealized gains. ये unrealized gains हैं। लेकिन अगर लॉस आया है तो लॉस अगर इम्पेयरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इम्पेयरमेंट का मतलब सिंपली क्या है कि जब भी आपके पास लॉस आ रहा है तो आप देखेंगे कि क्या पहले आपने कभी इस एसेट को रीवैल्यू किया था या नहीं किया था। लॉस के केस में सबसे पहले देखेंगे वेदर दिस एसेट वाज प्रीवियसली रीवैल्यूड, क्या इस एसेट को कभी प्रीवियसली रीवैल्यू किया था, एंड देयर इज अ रिवैल्यूएशन सरप्लस, और उसके अगेंस्ट एक रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, या नॉट रीवैल्यूड, या उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं पड़ा हुआ। सो अगर ऐसा कोई लॉस आया है उस एसेट के अगेंस्ट जो पहले आपने रीवैल्यू किया था और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले उस रिवैल्यूएशन गेन को आपने खत्म करना है। और अगर ऐसा नहीं है फिर जितना भी होगा वो डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस को, इफ नॉट प्रीवियसली रीवैल्यूड तो फिर सारा का सारा लॉस प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा। और अगर पहले से आपने उसको रीवैल्यू किया हुआ था और उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस को खत्म करेंगे, फिर अगर कोई लॉस बच गया तो वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास, अ कंपनी रिवैल्यूज इज बिल्डिंग एंड डिसाइड्स टू इनकॉर्पोरेट द रिवैल्यूएशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिल्डिंग की कॉस्ट है 1200, डेप्रिसिएशन है 144, so carrying value आ गई 1056. The building is revalued at 1st January at 14 lakh. Its useful life is now 40 years. So बस सिंपली आप क्या कर लेंगे, 1056 को कंपेयर करेंगे 14 लाख से, तो जो भी डिफरेंस है वो आ जाएगा 344, ये चला जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। क्लियर हो गया? दिस इज द रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब डेप्रिसिएशन आपकी रिकॉर्ड होगी रिवैल्यूड अमाउंट पे एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, वो आ जाएगी आपके पास 35। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे आप देख लें, ये आपकी कैरिंग वैल्यू थी, ये आपकी रीवैल्यूड अमाउंट थी, इनका डिफरेंस आपके पास गेन आ गया,
This is the gain, which is 344. And now depreciation should be charged on 1400 and remaining useful life. So carrying value हो जाएगी 1365, which is recorded in the statement of financial position. और ये statement of change in equity है, इसमें ये 344 का revaluation surplus record हो जाएगा. Depreciation of the revalued asset. देखिए जब आप एसेट को रीवैल्यू करेंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन रीवैल्यूड अमाउंट एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. बट एक कॉन्सेप्ट है जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट समझना, वो ये वाला यहां पे लिखा हुआ है, वो है ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स. ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू द रिटेन्ड अर्निंग्स. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि देखें, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो रिवैल्यूएशन गेन्स है ना, ये अनरियलाइज्ड गेन्स हैं. मतलब आपने देखें, आपकी प्रॉपर्टी थी 100,000 की, वो 120,000 की हो गई. अब ये 20,000 आपको किसने दिए तो नहीं है ना, कैश तो रिसीव नहीं हुआ, बस ऐसे ही बुक्स में वैल्यू इंक्रीज होगी. तो ये अनरियलाइज्ड गेन्स है. ये रियलाइज आप तभी करेंगे जब ये एसेट डिस्पोज ऑफ होगा. अब जब ये एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो आखिरी साल जो है, जिस साल ये एसेट डिस्पोज ऑफ होगा, उस साल इमीडिएट गेन्स जो हैं वो प्रॉफिट और लॉस में शो होंगे. और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपेरेबिलिटी नहीं रहती. एक साल में इतने ज्यादा गेन शो हो रहे हैं, पिछले सालों में नहीं थे, क्योंकि ये तो वन ऑफ है डिस्पोजल्स, हर साल तो इसका नहीं आप करने वाले. सो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपेरेबिलिटी नहीं रहती. तो कॉन्सेप्ट वही है, ये जो आपका रिवैल्यूएशन गेन आया है, ये अनरियलाइज गेन है. अब ये रियलाइज जब होगा, जब आप इसको सेल करेंगे, तो क्यों ना इस रिवैल्यूएशन गेन को ही स्प्रेड कर दें, स्प्रेड ओवर यूजफुल लाइफ, ताकि ये गेन का पोर्शन हर साल रियलाइज हो जाए और फिर कंपेरेबिलिटी बरकरार रहे. सो आप क्या करते हैं कि आप हर साल रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करते हैं और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट करते रहते हैं. यानी हर साल यू आर अटेम्प्टिंग टू रियलाइज इट, ताकि आखिरी साल वाली कहानी जो है वो ना हो. उसके बाद आपके पास डिस्पोजल है. सो वेन एवर यू आर डिस्पोजिंग योर एसेट, यू आर गोइंग टू मेक द डिस्पोजल अकाउंट. कॉस्ट आ जाएगी इस साइड पे एसेट की, इधर आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर आ जाएगी प्रोसीड्स विच इज द कैश रिसीव्ड. अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आई तो इट्स अ गेन, और अगर बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आई तो इट्स अ लॉस. यानी इन अदर वर्ड, जब भी आप डिस्पोजल कर रहे हैं, सो आपने फिर वही प्रिंसिपल अपनाना है कि व्हेन यू आर डूइंग डिस्पोजल, सो कैरिंग वैल्यू एट डिस्पोजल डेट आपने कैलकुलेट करनी है. इट शुड बी कंपेयर्ड विथ द प्रोसीड्स, और जो भी गेन और लॉस आएगा विल बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट और लॉस. ये वही जर्नल एंट्रीज हैं जो कि मैंने अकाउंट में पुट की हैं. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी डिस्पोजल होता है, सो देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल का ट्रांसफर होना जरूरी है. यानी कंट्रोल से मुराद है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स. अगर किसी भी किस्म की आपकी मैनेजेरियल इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, इफ देयर इज एनी मैनेजेरियल इन्वॉल्वमेंट, तो फिर ये डिस्पोजल नहीं बल्कि एक लोन अरेंजमेंट कहलाएगा. मिसाल के तौर पे मैं आपको गाड़ी अपनी बेच दूं और मैं आपसे कहूँ कि मैं 3 साल बाद आपसे दोबारा परचेज करूंगा, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी गाड़ी आपको सिक्योर करवा के आपसे लोन ले लिया. इट्स नॉट अ डिस्पोजल,
It's a loan arrangement. So for disposal should be recorded, there should be a transfer of control and transfer of the risk and rewards. Disposal of the revalued non-current asset, again अगर आपने किसी एसेट को रीवैल्यू किया था उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो बस ठीक है, जितना भी आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है वो इमीडिएटली रियलाइज होके ट्रांसफर हो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट, जिस तरह मैंने अभी आपको प्लेन की एग्जांपल दी, तो जितना भी खर्चा आएगा आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, इमीडिएटली एक्सपेंस आउट नहीं करना, उसको कैपिटलाइज करना है और सिस्टमैटिक वे में उसको आपने एलोकेट कर देना। किस तरह सिस्टमैटिक वे में, यानी नेक्स्ट ओवरऑल तक का जितना भी पीरियड है, चाहे वो ईयर्स हैं या ओवर्स हैं या व्हाटएवर द बेसिस आर, उस पे आपने उसको डेप्रिशिएट कर देना। An entity purchases an aircraft that has an expected life of 20 years with no residual value. The aircraft requires substantial overhaul at the end of the year 5, 10 and 15. Okay, हर 5 साल बाद आप उसको ओवरऑल करेंगे। The cost, the aircraft cost 25 million and 5 million of this figure is estimated to be attributable to economic benefits that are restored by the overhauls. In year 6, the cost of overhaul is estimated to be 6 million. Calculate an annual depreciation charge for year 1 to 5 and 6 to 10. एक एसेट आपने लिया कितने का, 25 million का, and 5 million of this figure is estimated to be attributable to the economic benefit that are restored by the overhauls. और फिर next जो आपके in year 6 यानी 6 to further आपके जो cost आ रही है वो आ रही है 6 million. तो किस तरह हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है पहले 5 सालों की, ये 1 to 5 की एंड देन ईयर 6 to 10 की। सो इनिशियल 5 मिलियन वो जो अलहदा से एक्सपेंडिचर था उसको भी 5 सालों पे 1 डेप्रिसिएशन आ गया। 20 मिलियन की जो कॉस्ट है उसको 20 ईयर्स पे लाइफ पे 1 मिलियन आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया 2। नेक्स्ट ईयर की जो ओवरऑल की अमाउंट है वो 6 मिलियन है, वो 5 ईयर्स पे अगेन क्योंकि 5 साल बाद ओवरऑल हो रहा है, वो 1.2 मिलियन है। और डेप्रिसिएशन ये वाली सेम रहेगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। नेक्स्ट ईयर पर एनम डेप्रिसिएशन जो होगी वो 2.2 मिलियन होगी। सो प्रिंसिपल वही रहेगा कि एसेट अपनी कॉस्ट को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर रहे हैं एंड सॉरी जो ओवरऑल की कॉस्ट है वो ओवरऑल के पीरियड पे डिवाइड हो रही है। लास्ट थिंग इन दिस स्टैंडर्ड इज द डिस्क्लोजर्स, कि आपने क्या क्या डिस्क्लोज करना है। तो जो भी आपने मॉडल्स यूज किए हैं, जो भी मेजरमेंट की बेसिस यूज किए हैं, जो भी रिकंसिलिएशंस की हैं, स्केड्यूल्स बनाए हैं, वो सब के सब आपने डिस्क्लोज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट IAS 16।